पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of Signals and Systems. From today onwards, we are going to start the fourth unit of our syllabus, that is Z transform. पहले lecture में, in the very first lecture, I'll be telling you the relationship between all the transforms. देखो हमने अभी तक continuous time Fourier transform पढ़ लिया है, Laplace transform पढ़ चुके हैं, discrete time Fourier transform पढ़ चुके हैं और अब हमें Z transform पढ़ना है. So it is very important to understand how and when to use which transform, because without the proper and the basic understanding of the utility of every transform, you won't be able to get the core concept. ठीक है ना? तो हम Z transform पर पहुंचेंगे, but उससे पहले देखेंगे कि what was the need of Z transform when we already had Laplace transform, CTFT, DTFT. हमने DFT अभी नहीं पढ़ा है. एंड दैट इज फॉर अ रीजन जो आपको समझ में आ जाएगा कुछ ही लेक्चर्स के बाद. ठीक है ना? चलो, अगर मैं बेसिक बात करूं, नेटवर्क्स में भी हमने लास्ट ईयर ही पढ़ लिया था CTFT, दैट इज कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इसको बेसिकली अगर मैं प्लेन बोलूं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं नेटवर्क में और इस बार भी मैंने आपको बताया है. कैसे निकालते थे हम CTFT, एक्स ऑफ ओमेगा, या इसको मैं एक्स ऑफ जे ओमेगा भी बोलता हूं. आई हैव टोल्ड यू इसका एक्सप्रेशन था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. दिस वॉज द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लेनली. अब व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस? इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट होने के लिए बच्चों सबसे जरूरी कंडीशन थी कि मेरा एक्स टी should be perfectly integrable. This should be perfectly integrable. मतलब ऐसा ना हो कि मैं जब xt को इंटीग्रेट करूं within the given limits तो मुझे वो नॉन कन्वर्जेंट मिल जाए. ये 100% कन्वर्जेंट होना चाहिए. जो लोग भूल गए उनको कन्वर्जेंट का मतलब बता दूं. कन्वर्जेंट का मतलब the integral should converge into a fixed value. ये डिरिचलेट कंडीशन में भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना? अब what was CTFT? CTFT में हम क्या करते थे? We used to analyze the signal. हम सिग्नल एनालिसिस करते थे कहां पे? ऑन जे ओमेगा एक्सिस. हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर सिग्नल का एनालिसिस करते थे. हम इसका एनालिसिस करते थे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का यूटिलिटी भी हमें मालूम है. फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम CTFT का इस्तेमाल करते थे, जो ओमेगा एक्सिस पर सिग्नल को एनालाइज करते थे. ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा सिग्नल आ गया जो कन्वर्जेंट नहीं है, या इसको मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो CTFT में निकाल सकता हूं एनर्जी सिग्नल के लिए एंड पावर सिग्नल के लिए. केवल इन दो सिग्नल्स के लिए ही मैं CTFT निकाल सकता हूं. अगर सिग्नल नाइदर एनर्जी नॉर पावर है तो CTFT में प्रॉब्लम है. फाइन. अगर सिग्नल नाइदर एनर्जी नॉर पावर है तो CTFT में प्रॉब्लम है. या आप इसको ऐसा बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि XT परफेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, भाई परफेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है मतलब XT की मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं वाइड रेंज ऑफ सिग्नल्स को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको ओवरकम करने के लिए ही मैंने दूसरा ट्रांसफॉर्म डेवलप किया हुआ है जिसको मैं बोलता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की CTFT, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, या मैं क्लियरली लिख भी दूं आप में से जो लोग नोट्स बना रहे हो, मैंने शुरुआत की फोरियर ट्रांसफॉर्म से. फोरियर ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम क्या थी? केवल जे ओमेगा एक्सिस पर मैं एनालिसिस कर रहा था. फिर आई मूव्ड ऑन टू अ न्यू ट्रांसफॉर्म जिसको मैंने बोला लाप्लास ट्रांसफॉर्म. आपको याद है लास्ट ईयर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस प्लेन पे निकलता है और मुझे एस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन. एस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन. कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर पढ़ा हुआ है. कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसमें होता है एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा. सिग्मा इज द रियल पार्ट एंड जे ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट. तो अगर आप ध्यान से देखो तो
CTFT में जब मैं था तब मैं j ओमेगा एक्सिस पर ही ऑपरेट कर रहा था। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन क्या हुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xt, जिसको मैं x ऑफ s बोलता हूं, इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि कैसे दोनों रिलेटेड है और कैसे मैं मूव ऑन हुआ। अब अगर मैं s की जगह सिग्मा प्लस j ओमेगा बच्चों रख दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस j ओमेगा इंटू t इंटू dt। ठीक है ना, अब ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस सिग्मा t e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। ये मेरा सिग्नल आ गया। अब जरा यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इतने पार्ट को मैं कह दूं कि ये मेरा नया सिग्नल है x1t, ठीक, मैंने बोल दिया कि ये मेरा नया सिग्नल है x1t, तो टेक्निकली स्पीकिंग x ऑफ s क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x1t e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। अब ये फॉर्मूला अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो दिस फॉर्मूला विल रिजेंबल दिस फॉर्मूला। ये देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, फॉरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को, और इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को देखो। क्या मैं कह सकता हूं कि x1t, अब आप ये अज्यूम कर लो कि x1t क्या है, x1t है मेरा x ऑफ t e टू द पावर माइनस सिग्मा t। अब मान लो xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं था, मान लेता हूं ये कन्वर्ज नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, जैसे ही मैंने xt को एक रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई दिस इज ऑब्वियसली अ रियल पार्ट, क्यों, क्योंकि ये जो मेरी सिग्मा है, दिस सिग्मा इज अ रियल वैल्यू, 100% सिग्मा इज अ रियल वैल्यू। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैंने सिग्नल xt को जैसे ही एक रियल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, अब मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पा रहा हूं, मतलब अब मैं उसको रियल और इमेजिनरी दोनों एक्सिस पर एनालाइज कर पा रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि CTFT से अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। दैट मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन एडवांस्ड फॉर्म, वो मुझे ज्यादा सैंपल वैल्यूज, ज्यादा पॉइंट्स एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहा है। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, जब तक ये इंटर रिलेशन आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाओगे कि Z ट्रांसफॉर्म आया कहां से। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जितने भी ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हैं मैं सबको समराइज कर रहा हूं इसमें इन द इंट्रोडक्शन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, चल, तो आपने देखा कि कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड है। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए मैं CTFT निकालता हूं या लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूं। अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात करूं, ठीक है ना, डिस्क्रीट सिग्नल्स, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात करूं, डिस्क्रीट सिग्नल्स, तो डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए मैंने क्या पढ़ा है, मैंने डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए पढ़ा है DTFT। राइट, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मतलब मैं टाइम फिक्स्ड इंस्टेंट्स पे ले रहा हूं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मतलब मैं टाइम की डिस्क्रीट वैल्यूज पर ही सिग्नल को एनालाइज कर पा रहा हूं। अब DTFT बेटा मैं पढ़ चुका हूं, DTFT क्या होता है, DTFT ऑफ x ऑफ n इज नथिंग बट x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। ये मैंने वन शॉर्ट लेक्चर में अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। ये क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n इंटू ई टू द पावर माइनस j ओमेगा n। फाइन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाप्लास जैसे मैं कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म केवल एनर्जी और पावर सिग्नल्स के लिए निकाल सकता हूं, ये मैं एनर्जी सिग्नल्स के लिए भी निकाल सकता हूं, पावर सिग्नल्स के लिए भी निकाल सकता हूं, और नाइदर एनर्जी नॉर पावर इस सिग्नल के लिए भी निकाल सकता हूं। ये एक एडेड एडवांटेज आ गई है मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये एडवांटेज मेरे पास जब मैं CTFT निकाल रहा था तो नहीं थी, लेकिन लाप्लास ने मुझे एडेड एडवांटेज दी। क्लियर है, ये एप्लीकेशन है।
अब जरा डीटीएफटी की बात करते हैं। डीटीएफटी में बच्चों हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जब मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करूंगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, सभी लोग लिख देते हैं, मैं खुद भी लिख देता हूं, बट ये सही रिप्रेजेंटेशन है, बट ये भी एक्सेप्टेबल है, एक्सएन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट अगर कहीं आप ऐसे देखना तो ये मत समझना कि ये सही नहीं है, टेक्निकली यही सही है, लेकिन हम सभी लोग ऐसे लिखते हैं। फाइन, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी कभी ऐसे भी लिखूं, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई नई चीज देखो तो बहुत सारी ये तो पढ़ा ही नहीं गई है। चलो, अब डीटीएफटी की अगर बात करूं तो डीटीएफटी के भी एग्जिस्टेंस की एक कंडीशन है मेरे पास बच्चों। क्या कंडीशन है? n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n का जो मॉड है ये भी परफेक्टली समेबल होना चाहिए, ये भी कन्वर्ज करना चाहिए, इसको मैं बोलता हूं एब्सोल्यूटली समेबल। फाइन, दिस इज अ कंस्ट्रेंट, बट अगेन द प्रॉब्लम इज व्हाट इफ xn इज नॉट समेबल। अगर मैं xn को परफेक्टली समेबल ना बना पाऊं तो मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को कैसे एनालाइज करूं। अब एक चीज और डीटीएफटी में मैंने बेसिक लेक्चर में नहीं बताई थी, यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। डीटीएफटी में मेरे पास e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन है। फाइन, अगर मैं आपसे बोलूं e टू द पावर जे ओमेगा, इसका मॉड तो हमेशा 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ओमेगा मुझे क्या बताता है? ओमेगा बच्चों मुझे फेज एंगल बताता है। अगर मैं आपसे कहूं मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है और फेज एंगल वेरी कर रहा है, तो अगर मैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखूं बच्चों, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा भाई? जे ओमेगा का मतलब हुआ, अगर मैं फेज के टर्म्स में बात करूं तो ऐसे ही फेज कैलकुलेट करता हूं। यहां से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो मैं अलग अलग वैल्यूज के लिए फेजेस कैलकुलेट करूंगा। ये मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए है, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 के लिए है, एंड सो ऑन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 ऐसे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 है, तो क्या ये बात सही नहीं है कि जब मैं डीटीएफटी निकाल रहा हूं तो मैं एक यूनिट सर्किल पे ही मूव करूंगा? भाई मैग्नीट्यूड तो यूनिटी हो गया, अगर मैग्नीट्यूड यूनिटी हो गया तो आई एम डैम श्योर दैट इस सर्किल की रेडियस तो 1 है। मतलब जब भी मैं डीटीएफटी निकालता हूं मैं एक यूनिट सर्किल पे ही मूव करता हूं, मतलब मैं ये कंस्ट्रेंट लगा देता हूं कि मेरा मैग्नीट्यूड 100% 1 है और ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए मैं अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग पॉइंट्स पर पहुंचूंगा। फाइन, क्लियर? तो डीटीएफटी में कंस्ट्रेंट क्या है? पहली चीज तो ये एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, दूसरा मैं एक यूनिट सर्किल पे ही मूव कर सकता हूं, मतलब मेरा एम्पलीट्यूड 1 ही होना चाहिए। अब सवाल ये है, अगर मैं कुछ ऐसे सिग्नल्स एनकाउंटर करूं जो एब्सोल्युटली समेबल नहीं है, तो द बिग क्वेश्चन इज हाउ डू आई एनालाइज दोज सिग्नल्स? ऐसे सिग्नल्स को मैं कैसे एनालाइज करूं? बिल्कुल, अब जरा इंटर रिलेशन देखिए। इंटर रिलेशन क्या था? मैंने शुरुआत की थी सीटीएफटी से। सीटीएफटी से मैंने कहा अगर मैं परफेक्टली इंटीग्रेबल वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चला जाऊंगा। फिर मैंने आपसे बोला डीटीएफटी की बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर भी ये एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के लिए था, लेकिन ये एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल और नाइदर एनर्जी नॉर पावर के लिए था। डीटीएफटी भी मैं जानता हूं कि तभी एग्जिस्ट करता है जब मैं एनर्जी सिग्नल या पावर सिग्नल की बात कर रहा हूं। अब अगेन द सेम वेरी क्वेश्चन, क्या करूं अगर सिग्नल समेबल नहीं है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जेड ट्रांसफॉर्म। मतलब जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, वही डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। यहां से शुरू हुआ जेड ट्रांसफॉर्म,
ये है सभी ट्रांसफॉर्म्स का आपस में रिलेशन। अब देखते हैं बच्चों कि Z ट्रांसफॉर्म पे हम अप्रोच कैसे करें। चलिए अब समझते हैं कि Z ट्रांसफॉर्म क्या है। चलो अब सबसे पहले तो Z ट्रांसफॉर्म को मैं x ऑफ z से रिप्रेजेंट करूंगा। फाइन, तो थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। Z ट्रांसफॉर्म को मैं x ऑफ z से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, अब अगेन Z ट्रांसफॉर्म निकाल किसके ले रहा हूं? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए निकाल रहा हूं। फाइन, ये भी क्लियर है। ठीक, अब है क्या, देखो अगर मैं आपको बोल दूं Z इज R e टू द पावर j ओमेगा, जैसे मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म S प्लेन पे निकालता हूं वैसे ही मैं Z ट्रांसफॉर्म Z प्लेन पे निकालता हूं। अब सबसे पहली चीज हम Z प्लेन को समझते हैं कि Z प्लेन है क्या चीज। देखो S प्लेन कैसा था बच्चों? दिस वाज सिग्मा, दिस वाज j ओमेगा, ठीक है ना। ये जो अच्छा था, ये कैसा? ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा था? जब मैं S को सिग्मा प्लस j ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन था। Z प्लेन मेरा क्या है? Z प्लेन को मैं लिखता हूं रियल पार्ट ऑफ Z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये बच्चों इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन का पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन का पोलर रिप्रेजेंटेशन है। आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैं a प्लस जे भी लिखता हूं और पोलर फॉर्म में मैं r e टू द पावर j थीटा लिखता हूं। ये हम सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में करके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोलर फॉर्म है, तो r क्या हुआ? r मेरा हुआ मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। r की वैल्यू क्या हुई? r की वैल्यू मुझे मैग्नीट्यूड देगी हमेशा, और j ओमेगा मुझे क्या देगा? j ओमेगा मुझे रोटेशन देगा फेजर का, या जिसको मैं डायरेक्शन कह सकता हूं, रोटेशन ऑफ फेजर। वो अभी जैसे जैसे हम आरओसी करते जाएंगे आपको लॉजिक क्लियर होता जाएगा। फाइन, अच्छा अब स्टार्ट हम वहीं से करते हैं। कहां से? अपने बेसिक फॉर्मूले से। मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या कह रहा है? अगर मैं DTFT की बात करूं तो DTFT x ऑफ, अगर मैं आपको ऐसे लिखूं DTFT ऑफ xn, DTFT ऑफ xn, ये क्या होगा? दिस विल बी n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। ठीक, ये DTFT है xn का, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को कोई भी किसी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए। अब Z ट्रांसफॉर्म में मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे x ऑफ Z निकालना है। अच्छा, x ऑफ Z निकालना है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x ऑफ R e टू द पावर j ओमेगा निकालना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊपर मैंने आपको बताया कि Z कुछ नहीं है, Z इज R e टू द पावर j ओमेगा। तो Z की जगह अगर मैं R e टू द पावर j ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं x ऑफ Z को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, अच्छा अब x ऑफ Z टेक्निकली कैसे लिखा जाएगा? भाई देखो R DTFT से ही रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n इंटू R e टू द पावर j ओमेगा, या आप इसको ऐसे लिखो, पहले आप इसको ऐसे लिखो x ऑफ R e टू द पावर j ओमेगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था। एक एक स्टेप पे बच्चों ध्यान देंगे, जब ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। अब x ऑफ z को एक्सपैंड करूं, x ऑफ z को अगर मैं अब एक्सपैंड करूं तो कितना वैल्यू आएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n इंटू R e टू द पावर j ओमेगा टू द पावर माइनस n लिख सकता हूं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूं कि ये स्टेप आया कैसे। देखो x ऑफ n का जब मैं ट्रांसफॉर्म निकाल रहा था तो मैं कैसे लिख रहा था? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा की पावर n। नहीं लिख सकता, e टू द पावर माइनस j ओमेगा की पावर n। मतलब जरा ध्यान से देखो, ये था क्या? ये x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा ही तो था।
डीटीएफटी क्या था, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा, यही तो रिप्रेजेंटेशन होता है डीटीएफटी का। तो ई टू द पावर जे ओमेगा जब था तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा का पावर एन था यहां पे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। या इसको और आपको एक स्टेप और कर दूं तो आप ऐसे समझो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर जे ओमेगा की पावर माइनस एन। ठीक, अभी ज्यादा क्लियर है। जब मैं एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा निकाल रहा था तो मैं ई टू द पावर जे ओमेगा की पावर माइनस एन कर रहा था। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, अब मैं एक्स ऑफ आर ई टू द पावर जे ओमेगा निकाल रहा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आर ई टू द पावर जे ओमेगा की पावर माइनस एन करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर से समझा देता हूं। जब मैं डीटीएफटी निकाल रहा था तो डीटीएफटी का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये क्या था, ये एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, यही रिप्रेजेंटेशन तो होता है डीटीएफटी का। मतलब जब एक्स के अंदर ब्रैकेट में ई टू द पावर जे ओमेगा था तो मेरा फॉर्मूला ये आ रहा था। लेकिन जब मैं z ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो मैं z की जगह r e टू द पावर j ओमेगा लिख रहा हूं। तो जब x के अंदर r e टू द पावर j ओमेगा था तो यहां पे भी तो प्यारे बच्चों r e टू द पावर j ओमेगा आ जाएगा। आ गया? अच्छा, r e टू द पावर j ओमेगा क्या है, z ही तो है। तो मुझे पहले तो बेसिक फॉर्मूला मिल गया, माइनस n से n x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। तो अगर आपसे कोई सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म निकालने को कहेगा तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला मिल गया z ट्रांसफॉर्म निकालने का। बहुत आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया। ये आया कैसे, z भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ही है s प्लेन की तरह, लेकिन s मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में था, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। फाइन। अब जरा देखिए एक और कमाल की चीज, पहले जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करते हैं और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले में बच्चों अगर मैं एग्जेक्ट पे वापस आ जाऊं, यहां पे एक्स ऑफ जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि जेड ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। यहां पे आया एक्स टू द पावर एन, आर टू द पावर एन, आर टू द पावर माइनस एन, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन लिख सकता हूं भाई, कोई डाउट नहीं। अब अगेन इसको मैं नया सिग्नल बना लूं, x1n लिख देता हूं। चलो याद है जैसे CTFT और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किया था, तो क्या हो गया, x ऑफ z इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x1n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n, जहां पर x1n क्या है, xn इंटू आर टू द पावर माइनस n, ये है। अब यहां से देखो कमाल की चीज, x1n का टेक्निकली तो मैं DTFT ही निकाल रहा हूं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो DTFT का ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं Z ट्रांसफॉर्म एक तरीके से DTFT ही है। कब, जबकि मैं सिग्नल में r टू द पावर माइनस n कर दूं। अब r मुझे बता क्या रहा था भाई, r तो मुझे एम्पलीट्यूड बता रहा था। ठीक, अगर मैं r की वैल्यू 1 कर दूं बच्चों, बहुत कमाल की चीज है, अगर मैं r की वैल्यू यहां पे 1 कर दूं तो x1n और xn बराबर हो जाएंगे। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, फॉर एवरी r इज इक्वल टू 1 x ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा कह सकता हूं। या इसको और स्मार्टली बोलूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या मैं आपसे कह सकता हूं Z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn फॉर एवरी r इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xn। देखिए कमाल की सिमिलैरिटी है। अगर मैं r इज इक्वल टू 1 कर दूं तो Z ट्रांसफॉर्म भी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है। तो इसका मतलब जो मैंने DTFT पढ़ा था वो एक स्पेशल केस था, किसका, Z ट्रांसफॉर्म का। बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर तो Z ट्रांसफॉर्म है। जैसे बड़ी पिक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाज अ वाइडर एस्पेक्ट फॉर एनालाइजिंग द सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, बिकॉज नॉट फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन टोटल एस प्लेन, बिकॉज वहां पे मैंने रियल पार्ट भी इनकॉर्पोरेट कर दिया था। अब
डीटीएफटी में कंस्ट्रेंट क्या था? डीटीएफटी में कंस्ट्रेंट यह था बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि डीटीएफटी की वैल्यू एक यूनिट सर्किल पे ही घूमेगी, इस सर्किल की रेडियस 1 हो जाएगी। अब मुझे क्या मिला, Z ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या देखा, Z ट्रांसफॉर्म भी घूमेगा तो अब की बार भी सर्किल पे ही, लेकिन उस सर्किल की रेडियस R है। 1 भी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 ही हो। अब मैं एक ऐसे सर्किल पे घूम सकता हूं जिसकी रेडियस 1 से बड़ी भी है। भाई 1 से छोटी होती अगर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस सर्किल के अंदर ही हूं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आ रही थी कि जब रेडियस अगर 1 से बाहर हो जाती, तब तो मैं इस सर्किल से बाहर चला जाता, तो मेरा आरओसी गड़बड़ हो जाता। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अब फिर से मैं यही बोलूंगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उन्हीं लोगों को इस समय याद आएगा जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स ध्यान से पढ़े थे। वैसे मैंने सिग्नल्स की प्लेलिस्ट में भी आरओसी का लेक्चर डाल रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म का भी आरओसी होता है। क्या होता है? ये सर्किल कितना, रेडियस आर का, अगर मैं यूनिट बना दूं तो डीटीएफटी में बदल जाएगा मेरा जेड ट्रांसफॉर्म। तो बड़ा हुआ जेड ट्रांसफॉर्म, उसका सबसेट हुआ डीटीएफटी, ठीक है। तो बड़ी मतलब डीटीएफटी में, फिर से देखो, डीटीएफटी में मैं एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल की बात कर रहा था। अब जेड में मैं क्या कर लूंगा, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल और नाइदर एनर्जी नॉर पावर, तीनों सिग्नल्स कर लूंगा। अब जेड ट्रांसफॉर्म का सबसे बड़ा एप्लीकेशन, जेड ट्रांसफॉर्म से मैं स्टेबिलिटी बता सकता हूं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है ना। जेड ट्रांसफॉर्म से मैं स्टेबिलिटी बता सकता हूं। अगर आरओसी में जेड ट्रांसफॉर्म के यूनिट सर्किल इंक्लूडेड है, इसको नोट कर लो, अगर जेड ट्रांसफॉर्म के आरओसी में यूनिट सर्किल इंक्लूडेड है, इसका मतलब उस सिग्नल एक्सएन का मैं डीटीएफटी निकाल सकता हूं। अगर जेड ट्रांसफॉर्म के आरओसी में यूनिट सर्किल इंक्लूड है, इसका मतलब यूनिट सर्किल है, मतलब डीटीएफटी निकल सकता है। और भैया डीटीएफटी तो केवल स्टेबल सिग्नल का ही निकलता है, तो मैं जेड ट्रांसफॉर्म का आरओसी देख के सीधे बता सकता हूं कि सिग्नल स्टेबल है या नहीं। कब स्टेबल होगा? जब उसके आरओसी में यूनिट सर्किल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट सर्किल तो डीटीएफटी बता देगा, और डीटीएफटी मैं जानता हूं, मैं तभी निकाल सकता हूं जब सिग्नल या तो एनर्जी हो या तो पावर हो, मतलब स्टेबल सिग्नल हो। ओके, अब आपने देखा जेड ट्रांसफॉर्म का फिजिकल एप्लीकेशन। जेड ट्रांसफॉर्म का आरओसी मुझे सीधे स्टेबिलिटी बता देगा। फायदा क्या है जेड ट्रांसफॉर्म का? मैं वाइड रेंज ऑफ सिग्नल्स को एनालाइज कर सकता हूं। अगर सिग्नल समेबल नहीं भी है, कुछ ऐसे सिग्नल्स अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक सिग्नल्स के जेड ट्रांसफॉर्म देखेंगे, जैसे हमने लाप्लास के लिए पढ़ा था, और वो बहुत आसान होगा आपके लिए अगर आपको लाप्लास आता है। आप देख रहे हो सिमिलैरिटी, जो कंटिन्यूअस टाइम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा था वही काम जेड ट्रांसफॉर्म करेगा डिस्क्रीट टाइम में। जो कंटिन्यूअस टाइम में सीटीएफटी कर रहा था वही काम डिस्क्रीट टाइम में टीटीएफटी करता। सीटीएफटी का डिस्क्रीट वर्जन था टीटीएफटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रीट वर्जन हो गया जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आया होगा। लेक्चर बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी। यहां से अगर आपको ये लेक्चर आ गया तो आपको सभी, जितना भी आपने इतने सारे ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हैं, वो सब कंबाइंड कर ले जाओगे, और अगर कंबाइंड कर ले गए तो भाई तभी मजा आएगा। फाइन, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकालूंगा कैसे और जेड ट्रांसफॉर्म का आरओसी है कैसे। जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। फाइन, चलो लेट्स catch up in the next lecture. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.